हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस बुक का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। कल हम इसका फर्स्ट वीडियो बना चुके थे और इस बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग, जिसे हम कल भी आप लोग को बताए थे। और इस बुक का विशेष बात यह है कि इस बुक में नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यह नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम खास तौर पर ध्यान देंगे, अभी हमारे रेलवे का वैकेंसी आया हुआ है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे, तो उसके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो इस बुक में टॉपिक वाइज दिया गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो हम टॉपिक वाइज में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो कल हम ब्लड चैप्टर से आपको बताए थे 50 प्रश्न ब्लड चैप्टर से बताए थे, तो आज हम ब्लड चैप्टर से 50 से आगे देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 50 के बाद से। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लैब टेस्ट का रिजल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WBC। कितना? 15,000 प्रति mm³। और यह प्रश्न जो है यह RUHS नर्स ग्रेड 2 2013 में पूछा गया है। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इसमें दिया गया है, तो यह RUHS ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसमें जितने भी प्रश्न है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी? तो इसमें 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? इस्नोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया और मोनोसाइटोसिस। तो कौन सा है जिसमें एलर्जी अकर्स होता है? तो इस्नोफिलिया, ऑप्शन नंबर ए। इस्नोफिलिया अगर हमारा बढ़ गया तो समझिए हमारे शरीर में एलर्जी हो जाता है। और यह प्रश्न भी देखिए BHU नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एग्रुनुलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा? ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इम्यूनोग्लोबिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगला है, निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, IgM जो है यह एंटीबॉडी जो है यह पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होती है, क्योंकि इसमें 5 इम्यूनोग्लोबिन सब यूनिट पाई जाती है। आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? इम्यूनोग्लोबिन M के बारे में कौन सा इसमें सही है, यह पूछ रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसमें सही हो जाएगा। इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी देखिए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर पूछा गया है 2020 में। अगला देखेंगे,
मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन सीरम। मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कौन से सीरम में? तो इसका उत्तर हो जाएगा IgG। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है तथा न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है? देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह देखिए, एम्स रायपुर स्टाफ नर्स में पूछा गया है, DSSB नर्सिंग ऑफिसर में भी पूछा गया है, BHU नर्सिंग ऑफिसर में भी पूछा गया है, और यह बहुत सारे एग्ज़ाम में भी इसे हम लोग यह प्रश्न देखते हैं, यह बहुत कॉमन है। तो क्या प्रश्न है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है तथा न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी से प्रदान करता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर A IgG, इम्यूनोग्लोबिन G। अगला है इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? यह भी बहुत कॉमन प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। अगला देखिए, सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है? तो कौन सा नहीं करेगा बताइए? सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर इज। तो इसमें IgG जो है, यह तो एक केवल ऐसा एंटीबॉडी क्लास जो कि क्रॉस कर सकता है, यहाँ बोल रहा है कि क्रॉस नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे होगा सब्सटेंस दैट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यहाँ नॉट नहीं होके क्रॉस हो जाएगा। सब्सटेंस दैट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर क्या हो जाएगा? IgG, ऑप्शन नंबर A। अगर ये नॉट नहीं रहा तो फिर A हो जाएगा। अगला देखिए, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी जो स्वयं को पैथोजन से बचाती है वह क्या कहलाती है? ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी जो स्वयं को पैथोजन से बचाती है वह इम्यूनिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ए नेचर ऑफ पावर ऑफ द बॉडी। ए नेचर पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन्स और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज। इसका ऑप्शन देखेंगे, क्या क्या है? रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन, सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर D स्लो एंड स्लगिश। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्लो एंड स्लगिश। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इररेलीवेंट स्टिमुलस के रेस्पॉन्स से एक्सिस्टिंग एंटीबॉडी के स्तर में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? इररेलीवेंट स्टिमुलस के रेस्पॉन्स से एक्सिस्टिंग एंटीबॉडी के स्तर में बढ़ोतरी होना एनामेनेस्टिक रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नेचुरल किलर सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है नेचुरल किलर सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इनेट इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल्स किसका एग्जाम्पल है? इनेट इम्यूनिटी का है। इनेट इम्यूनिटी हम लोग किसे बोलेंगे? इम्यूनिटी जिसका बी या टी लिम्फोसाइट, इम्यूनिटी जिसका बी या टी लिम्फोसाइट के स्पेसिफिक रेस्पॉन्स द्वारा निर्धारण नहीं होता है, उसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे देखेंगे, एक सेल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करके इनेट इम्यूनिटी में भाग लेती है। कौन ऐसा सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करके इनेट इम्यूनिटी में भाग लेती है? तो एनके सेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है और अभी हम इसी के लिए आपको बेसिकली वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप किसी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द थाइमस रिलेटेड टी सेल, द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिकॉग्नाइज बॉडीज ऑन सेल। क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज बॉडीज ऑन सेल। अगला प्रश्न है टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स किस में इन्वॉल्व होता है? सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अगला देखिए, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय मास्ट सेल, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन बाय न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है इनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बी लिम्फोसाइट और चौथा है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल्स। अगला देखिए, निम्न में से कौन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? निम्न में से कौन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर और एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंच सके। अगला देखिए, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्या है अगला प्रश्न? एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ किससे प्रोड्यूस होता है? तो प्लाज्मा सेल से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन से कौन सा इम्यूनिटी अफेक्टेड है? तो सेलुलर इम्यूनिटी जो है यह HIV इन्फेक्शन से अफेक्टेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य नियामक क्या है? इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य नियामक मतलब कि रेगुलेटर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी सेल्स। अगला देखिए हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू क्या होगा? तो टी सेल्स होगा ऑप्शन नंबर डी। हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, डिजीज होने पर, क्या बीमारी होने पर, बीमारी से रिकवर होने पर और वैक्सीनेशन से जब बॉडी अपने स्वयं के द्वारा एंटीबॉडीज़ बनाने में समर्थ होती है तो इसे क्या कहते हैं? डिजीज़ होने पर, डिजीज़ से रिकवर होने पर और वैक्सीनेशन से जब बॉडी अपने स्वयं के द्वारा एंटीबॉडीज़ बनाने में समर्थ होती है तो इसे क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसका अभिप्राय है कि ऐसा इम्यूनिटी जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डीपीटी वैक्सीनेशन। डीपीटी वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी अर्जित होती है उसका एक उदाहरण कौन सा इम्यूनिटी होगा? तो एक्टिव इम्यूनिटी होगा। डीपीटी वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी अर्जित होती है उसका उदाहरण है एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। अगला देखिए इम्यूनिटी गिवन बाय टीटी वैक्सीन इज। इम्यूनिटी गिवन बाय टीटी वैक्सीन इज, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव इम्यूनिटी। अगला प्रश्न है वैक्सीन एंड टॉक्साइड। वैक्सीन एंड टॉक्साइड प्रोड्यूस। वैक्सीन और टॉक्साइड कौन सा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है? तो वैक्सीन एवं टॉक्साइड से प्राप्त इम्यूनिटी जो होती है वह एक्वायर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैक्सीन एंड टॉक्साइड से जो हम लोग को प्राप्त होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी। कितने महीने तक एक बेबी केवल मां से प्राप्त इम्यूनिटी का उपयोग करता है? कितने महीने तक एक बेबी केवल मां से प्राप्त इम्यूनिटी का उपयोग करता है? तो 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी का कौन सा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू बेबी। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू बेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अपने स्वयं के इम्यून सिस्टम के मैच्योर नहीं होने तक फीटस में ट्रांसप्लेसेंटली और इन्फेंट में ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मैटरनल एंटीबॉडीज़ के ट्रांसफ़र होने से प्रोटेक्शन होता है। यह एक प्रकार का कौन सा इम्यूनिटी है? तो बताइए यह एक प्रकार का कौन सा इम्यूनिटी है? तो यह पैसिव इम्यूनिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक के अलावा निम्न में से सभी इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किस एक के अलावा? मतलब इस चारों ऑप्शन में किसको छोड़ के बाकी सभी जो है इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ को छोड़कर बाकी मैटरनल एंटीबॉडीज़, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़, यह तीनों जो है यह इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। अगला देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर्स मिल्क। द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर्स मिल्क टू द बेबी इज़ कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह GMCH चंडीगढ़ स्टाफ नर्स में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है, इसके नीचे ही जस्ट दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज्ड होता है? निम्न में कौन पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज्ड होता है? तो ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस। पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी इम्यूनिटी में एक एनिमल या व्यक्ति जो पहले से डिजीज़ के प्रति इम्यून है कि एंटीबॉडीज़ को देना सम्मिलित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। निम्न में से कौन सा इम्यूनिटी जो एनिमल या व्यक्ति जो पहले से डिजीज़ के प्रति इम्यून है कि एंटीबॉडीज़ को देना सम्मिलित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी? तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी? तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्वायर पैसिव। इसमें कौन सा वे है? एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न इसका वे है और उसमें बोल रहा है कौन इसमें
नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव। तो दोनों प्रश्न में देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, तो उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न। और यहाँ है इज़ नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसका भी होगा एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न। और दोनों प्रश्न हमारा DSSB नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला देखिए ह्यूमन सेरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज। ह्यूमन सेरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज इज क्या होगा? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। तो रेडीमेड के लिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जब इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती है तो क्या कहलाती है? इन्फेक्टेड बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती है तो क्या कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए शरीर में इन्फेक्शन के कारण क्या निर्माण होता है? शरीर में इन्फेक्शन के कारण क्या निर्माण होगा? एंटीबॉडीज़ निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए इम्यूनिटी डेवलप्स। इम्यूनिटी डेवलप्स क्या होगा? ऑन एक्सपोजर टू कंटाजियस डिजीज। ऑप्शन नंबर बी। इम्यूनिटी डेवलप्स ऑन एक्सपोजर टू कंटाजियस डिजीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो प्रेस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉट पूछ रहा है। ये तीनों तो जो है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पोटेंशियल सोर्स है। एंटीबॉडी रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू डिजीज, एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मदर और एनिमल सीरम, यह तीनों पोटेंशियल सोर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, सिर्फ ये प्रेस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डिजीज इज। तो कौन सा इम्यूनिटी जो है होगा इसका? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अगला देखिए एक बच्चा इंजरी के बाद कीचड़ से एक्सपोज होने पर, एक बच्चा इंजरी के बाद कीचड़ से एक्सपोज होने पर हॉस्पिटल में आता है, उसे एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। तो यह किस प्रकार की इम्यूनिटी है? तो यह इम्यूनिटी हो जाएगा आपका पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट के एक्सपोजर के तुरंत बाद दिया गया। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट के एक्सपोजर के तुरंत बाद दिया गया। तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन क्या है? यह क्या है? एक एंटीसेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज एन एंटीसेरा।
अगला है, निम्न में से कौन सी एक प्रिपरेशन ईडी में ओपन कंटामिनेटेड, निम्न में से कौन सी एक प्रिपरेशन ईडी में ओपन कंटामिनेटेड इंजरी से एडमिटेड पेशेंट जिसकी टेटनस इम्यूनाइजेशन की रिसेंट हिस्ट्री नहीं है उसके लिए सर्वोत्तम होगी? तो टेटनस एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं 50 प्रश्न आज कवर कर चुकी हूँ। आगे मैं अगले दिन करूँगी। इसमें कुल 250 प्रश्न है और आगे मैं अगले दिन करूँगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।